मैम एक कंप्लेन है, मुझे सुबह में ना होस्ट ने इन नहीं होने दिया, पता नहीं क्यों, मैं लेट हो गया था इसलिए। कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, सबके संग होता रहता है ऐसे तो। हाँ, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के 3 पार्ट होते हैं आपके। द फर्स्ट पार्ट शुड बी कीवर्ड विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज and a boolean expression. The second and third part can be a statement or group of statement as defined in rules of grammar of language. आप देखिए इस एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे हमने लिखा है if n %2। प्लीज अपने माइक ऑफ कर लो। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? if n कोई नंबर होगा, यूजर ने जो भी इनपुट किया है, यूजर ने इनपुट किया n की वैल्यू सपोज 4 परसेंटेज 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्या है ये बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये जो मैंने लिखा है परसेंटेज क्या बताता है आपका? परसेंटेज बताता है रिमाइंडर। तो अब ये बताओ, ये वाली कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है मैम। ट्रू है मैम। मैम ट्रू है, रिमाइंडर तो 0 ही है। हाँ ट्रू है। तो ये कंडीशनल में क्या होता है कि आप कंडीशन देते हैं, कंडीशन मैंने ये दी, और अगर मैं उसको क्या नाम है रफली उसको अगर मैं आउटपुट निकालती हूँ, मैंने n की वैल्यू अगर 4 ली, ट्रू होती है स्टेटमेंट ये, तो जो इफ के अंदर वाला पार्ट है वो डिस्प्ले होता है, वो आपको शो करता है कि हाँ नंबर इज इवन। अगर यहाँ पे होता 7, ये कोड कहाँ अप्लाई होता है? सी लैंग्वेज में बेटा, सी लैंग्वेज में। तो ये सारी चीजें वो हैं जो उसमें यूज होती हैं। इफ हो गया, लूप हो गया, एरे। हाँ क्या सी लैंग्वेज आप सिखाओगे मैम? बेटा मैं अभी कहाँ सिखाऊंगी, वो तो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में है ना। अभी इंट्रोडक्शन है भाई, सब चीजों का ना इंट्रोडक्शन। मैम पढ़ाओगे आप ही ना? धीरे धीरे रूल्स बता रहे हैं। तो जब आपके अगर आप देखिए, अगर मैंने लिखा 7%2 इक्वल 0, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है मैम। फॉल्स है। फॉल्स तो है मैम। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो कहाँ पे आपका कंपाइलर जाएगा? एल्स वाले पार्ट में। तो जब तो यही चीज ये बता रहा है आपको, कंडीशनल स्टेटमेंट इस तरह से वर्क करता है। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है आपकी लूपिंग की। लूपिंग का मतलब होता है साइकिल, साइकिल चलाना। ठीक है, अब क्या करते हैं, आपने अपने घर से साइकिल ली, साइकिल पे बैठे और अपने घर से स्टार्ट किया। अब आपको किसी शॉप पे जाना था, वहां पे अब आपको रोकनी है साइकिल शॉप पे, तो कैसे रोकते हैं आप? कैसे रोकेंगे? ब्रेक लगा के। ब्रेक लगा के, ब्रेक लगा के। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट आपका लूपिंग में आता है। अब देखिए क्या कहते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बार बार आपको वो रिपीट करनी है। जैसे भी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि अगर मेरे को लिखवाना है एंटर योर नेम, एक बच्चा आया उसने एंटर किया, फिर दूसरी बार मैंने फिर स्टेटमेंट लिखवाई एंटर योर नेम। तो मेरे को जब एक ही जैसी स्टेटमेंट बार बार इनपुट करवानी है यूजर से, तो मैं क्या करूंगी, मैं एक लूप लगा दूंगी। उस लूप से क्या होगा कि, और वो लूप मैं ऐसे लगाऊंगी कि उसमें जो भी आपको लिखना है लिख दो, और कब तक वो लूप चलता रहे, वो साइकिल कब तक चलती रहे, वो स्टेटमेंट कब तक चलती रहे, जब तक ब्रेक ना लगा दो आप उस पर। तो वो कैसे करते हैं वो हम करेंगे। तो लूपिंग स्टेटमेंट के द पर्पस ऑफ अ लूप स्ट्रक्चर इज टू रिपीट सर्टेन टास्क अंटिल सम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। कंडीशन मतलब ब्रेक। Several variations of our loop structure are available in each programming language to handle different situations. A program loop consists of two segments. One is the body of the loop and the other is the control statement. तो ये कहते हैं कि लूपिंग के दो सेगमेंट्स होते हैं, दो पोर्शंस होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है आपका जो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करवानी है,
है, और एक होता है आपको वो कंट्रोल कहाँ पे लगाना है, वो ब्रेक कहाँ लगाना है आपको। The control statement tests certain conditions and then directs the repeated execution of the statements contained in the body of the loop. The test may be either to determine whether the loop has repeated the specified number of times or to determine whether the particular condition has been met. अब देखिए, जो मैं लूप कह रही हूँ, तो सी लैंग्वेज में 3 टाइप के लूप होते हैं आपके। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब ये लूप क्या काम करता है, कैसे काम करता है, देखिए मैं ना आपको वर्ड में बताती हूँ। अब देखिए लूप क्या करता है। सपोज एक होता है फॉर लूप, इसका सिंटेक्स होता है इनिशियलाइजेशन, फिर होता है आपका कंडीशन, फिर होता है आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला था आपसे, फॉर इनिशियलाइजेशन का मतलब आप अपनी साइकिल कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप अपने घर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि मुझे अपना जो मेरे को 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मैं स्टार्ट कहाँ से किया, 1 से स्टार्ट किया, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, कहाँ तक करना है आपको, मेरे को ये यहाँ तक करना है, समझ आया। फिर उसके बाद ये मेरी स्टेटमेंट हो गई, मेरी कंडीशन हो गई। जब अब देखो, अगर पहले मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ i प्लस प्लस, अब देखो क्या कहता है ये, i इक्वल टू 1 हो गया। सबसे पहले मेरे कंपाइलर ने वैल्यू को 1 कर दिया। फिर अब i इस कंडीशन पे गया, इस कंडीशन पे, तो i की वैल्यू कितनी थी हमारी, 1 थी, सॉरी 1 थी, और ये है 10। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। ट्रू है। ट्रू है। तो अब आपका कंपाइलर कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, i प्लस प्लस पे। तो इसका मतलब इसने क्या किया, i के अंदर मतलब 1 के अंदर प्लस 1 कर दिया। तो अब ये कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब i की वैल्यू 2 प्रिंट कर देगा। फिर 2 इज लेस देन ग्रेटर देन 10, यस। तो जब तक यहाँ पे अब एक स्टेटमेंट आएगी, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है मैम। फॉल्स है। तो आपका ये क्या करेगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये लूप का यूज होता है जब आपको एक साथ कई चीजें एंटर करवानी है या आपको कई नंबर प्रिंट्स करवाने हैं, तो हम लूप का यूज करते हैं। और उस लूप में चाहे वो कोई भी लूप है, आपको उसमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है कि आप किस पोजीशन से स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ आपको फिर चेक करवानी है, ब्रेक आपको कहाँ पे करना है, अपना लूप को, अपनी साइकिल को कहाँ पे ब्रेक लगाना है। फिर अगर आपको लगता है ब्रेक लगाना है तो फिर वो अपने आप ही ब्रेक लग जाएगा, आउट आ जाएगा। नहीं तो वो पैडल मार मार के आप आगे लेकर जाते हो ना, तो वो चीज i प्लस प्लस करना है। क्लियर हो गया बेटा? यस मैम। यस मैम। तो ये हो गया आपका फॉर लूप। फिर ये हो गया व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि वैल्यू आप कहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हो, कहाँ तक, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो हमने क्या किया, सिर्फ सिंटेक्स चेंज हो गया, बाकी कॉन्सेप्ट वही था लूप का। तो 3 टाइप के लूप होते हैं, एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है डू व्हाइल लूप। अब जो व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस होता है, व्हाइल लूप होता है आपका कि एक बार चाहे सॉरी व्हाइल कंडीशन में कंपाइलर सबसे पहले क्या चेक करता है, कंडीशन चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू मिलती है तभी वो लूप के अंदर जाता है, नहीं तो वो लूप के अंदर जाता ही नहीं है। और डू व्हाइल में क्या होता है, चाहे कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है, वो एक बार तो लूप के अंदर जाएगा ही जाएगा। ठीक है,
अब है नेक्स्ट फंक्शन. A function is something which takes up a number of arguments, does something with them, and then returns a value. It can either be built into the programming language or it can be provided by the user. देखो फंक्शन क्या होता है. फंक्शन आपका एक मतलब मैं कहती हूँ कि फंक्शन बनाया जो फंक्शन ऐड कर रहा है, दो नंबर्स को प्लस कर रहा है. ठीक है. अब मैंने एक वो फंक्शन बना के रख दिया. अब उस फंक्शन को मैं कभी भी उस फंक्शन को यूज कर सकती हूँ. मेरे को उसके लिए बार बार कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती. ठीक है. बार बार मुझे अगर मेरे को दो नंबर प्लस करने हैं तो मैं उसके लिए बार बार कोड नहीं लिखूंगी. मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उस फंक्शन को यूज करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने वो a प्लस बी का काम किया था, दो नंबर्स को ऐड करने का काम किया था. और फंक्शन क्या करता है, फंक्शन आपका हमेशा कोई ना कोई वैल्यू आपको देता है. वो हमेशा आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है. और सब रूटीन क्या होता है, सब रूटीन भी फंक्शन की तरह होता है. बस डिफरेंस क्या है, फंक्शन आपको कोई वैल्यू रिटर्न करता है बट सब रूटीन आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करता. ठीक है. नाउ लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं, आप देखिए मैं सपोज कोई सी लैंग्वेज में काम करती हूँ. ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंटर योर नंबर. ठीक है. अब कंपाइलर इसको क्या करता है, कंपाइलर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है. ठीक. तो अब कंपाइलर को ये नहीं पता ये प्रिंट है क्या चीज, व्हाट इज प्रिंट. तो कंपाइलर को हमें बताना पड़ता है क्या चीज़ है. तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी एक हेडर फाइल हम लोग यूज़ करते हैं. अगर आपने कभी कुछ करोगे तभी समझ आएगा बेटा. बस मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ. अगर मैंने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, तो ये क्या है, .h मतलब एक हेडर फाइल है. हेडर फाइल क्या होती है, जहाँ पे वो सारे फंक्शंस होते हैं जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो. हेडर फाइल क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है. लाइब्रेरी क्या होती है, उसमें बहुत सारी बुक्स होती है ना, और हर तरह की बुक्स होती है. इसी तरह से हेडर फाइल क्या होता है, इसमें आपके फंक्शंस होते हैं. ठीक है. और वो फंक्शन एक उनमें से प्रिंट भी है, प्रिंट एफ. तब कंपाइलर समझ जाएगा हाँ भाई प्रिंट एफ है, तो इसका मतलब मुझे क्या काम करना है, तो प्रिंट एफ अपना काम करेगा. अगर मैं ये चीज़ नहीं लिखती हेडर फाइल, तो कंपाइलर को नहीं पता कि मुझे करना चाहिए, प्रिंट है क्या. समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक सेकेंड. एडिटर, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. देखिए एडिटर क्या होता है, जहाँ पे आप कोई चीज़ लिखते हैं. जैसे आप क्या नाम है, नोटपैड पे काम करते हैं, वो क्या है, एडिटर है आपका. एक वर्ड है, वर्ड भी आपका क्या है, एडिटर है आपका. जहाँ पे आप कोडिंग करते हो वो क्या है, वो भी एक एडिटर है आपका. ठीक है. असेंबलर क्या होता है, असेंबलर आपका ये क्या नाम है, जो आपकी मशीन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या आप कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज होती है असेंबलर. इसमें क्या होता है, इसमें भी कोडिंग की तरह ही काम करते हैं बट ये अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है असेंबलर. इसमें भी हम कीवर्ड्स वगैरह का यूज़ करते हैं. तो ये आपका लो लेवल होती है लैंग्वेज. इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है आपका क्या नाम है, जो भी आपने लिखा है प्रोग्राम. ठीक है. आपने सपोज 20 लाइनों का प्रोग्राम लिखा है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन पढ़ेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी लाइन पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन पढ़ेगा, अगर कोई एरर है तो शो करेगा, चौथा पढ़ेगा, फिर एरर है तो शो करेगा. मतलब इंटरप्रेटर का काम है एक एक लाइन को रीड करना. और कंपाइलर क्या करता है, एक साथ वो रीड करता है, कंपाइल करता है
और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या करता है, उसका रिजल्ट दे देता है। समझ आया? Yes, ma'am. यस मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो यही सब था इस वाली यूनिट में बेटा। ठीक है, तो ये अभी मैं सेंड कर दूंगी आपको। एक मिनट बेटा होल्ड करना। यस मैम, यस मैम, यस। समित भैया, समित भैया, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। मैम जो आपने प्रिंट एफ का मतलब बताया था, जो जो अंदर उसकी वैल्यू लिखते हैं, जो प्रिंट कर देता है, तो स्कैन एफ का मतलब क्या होता है मैम? जो मैंने लिखा ना प्रिंट, उसका मतलब होता है कि आप वो चीज स्क्रीन पर नहीं डिस्प्ले करवाना चाहते हो। नहीं, स्कैन एफ का मतलब। स्कैन एफ तो मैंने बताया नहीं। स्कैन एफ का मतलब होता है कि जो आप लिख रहे हो ना कीबोर्ड से, उसको मैंने शुरू में बताया था वेरिएबल वाली बात, कि उसको कोई मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ती है, तो वो हम स्कैन एफ के थ्रू करवाते हैं। ठीक है। ओके मैम। स्कैन एफ का मतलब होता है मेमोरी एलोकेट करवाना उस पर्टिकुलर चीज को। और कुछ मैम ऐसा तो हम वेर के थ्रू ही कर सकते हैं ना? चीज? वेर के थ्रू, वी ए आर, वेरिएबल। वेरिएबल नहीं बेटा, सी में हम वैर का यूज नहीं करते। सी में नहीं करते वैर का यूज। ओके मैम। ये मैं भी भेज दूंगी जब मैं दोनों करवा दूंगी। ठीक है। अब है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है?
क्या मतलब होता है ओपन सोर्स का? जिसके लिए पैसा नहीं देना पड़ता है। हाँ, जो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओपन सोर्स। हाँ, फिर उसके बाद आती है बात SDLC की, ओपन सोर्स डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें हमारा आता है SDLC। SDLC क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। याद होगा मैंने आपको शायद कौन सी क्लास में बताया था कि कोई प्रोग्राम है, कोई सॉफ्टवेयर है कंपनी का, तो उसको एक पर्सन नहीं बनाता कोई, मैंने बताया था। उस बड़े प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं, और फिर हम उसको, जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, उनको हम जी, बता देते हैं कि किसी आपको में ये काम कोई करना सॉफ्टवेयर, है। कोई एडिटर होता है, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनर होता है, हाँ हाँ कोई हाँ, ग्राफिक काम करता तो है। वो, जी। उसको हम कहते हैं SDLC साइकिल। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था SDLC का? सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको रिक्वायरमेंट देखनी है, एम क्या है आपका, क्या करना चाहते हो अपने सॉफ्टवेयर में आप। फिर दूसरा होता है आपको डिज़ाइन करना होता है। डिज़ाइन में जैसे मैंने बताया था, आपको DFT बनानी होती है कि किस तरह से आपका फ्लो करेगा जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो। तो उस डायग्राम को देख के मैं फिर क्या करूँगी, तीसरा स्टेप, उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, मतलब उसको अपनी कोडिंग में चेंज करूँगी, कोड लिखूँगी। फिर उसके बाद क्या स्टेप बताया था, टेस्टिंग होती है। ये बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं कि जो हमसे बनवा रहा है यूज़र हमसे सॉफ्टवेयर, तो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल हो रहा है, कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सब चीज़ें हम टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं। और लास्ट स्टेप मैंने बताया था मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप उसी सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो, तो उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस, अपडेट के ठीक थ्रू है। डाल दिए जाते हैं। क्या? मतलब वो मेंटेनेंस जो अपडेट के थ्रू डाल दिया जाता है, यस उनको यस चेंज यस, करना होता बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। हम्म। अब उसके बाद टूल्स हैं आपके फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब बेस्ड सर्विसेज, वेब बेस्ड सिस्टम्स। तो ये मैं, अच्छा, अब इसमें आपका एक आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर, क्या क्या है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन। अब देखो मैं इसको शॉर्ट में बता देती हूँ आपको एक ही साथ। अब इसमें क्या होता है आपका कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने का ये नहीं है कि कितने बार ख़त्म कर दिया, उसमें हमें हर चीज़ की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। मॉनिटरिंग का मतलब है कि अगर मेरे को वो सॉफ्टवेयर बनाना है, हफ्ते भर में तैयार करके देना है कस्टमर को, तो मैं डे टू डे एक्टिविटी मॉनिटर करती रहूँगी कि आज कितना काम किया, आज कितना क्या क्या काम किया, ठीक है। उसके बाद हमें ये भी इसमें देखना पड़ता है कि जब मैं अगर ये सॉफ्टवेयर बनाती हूँ और अगर कोई क्राइसिस आ जाते हैं, मतलब कि सपोज मैं कंपनी में बैठ के सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, अब कंपनी में हमें रिसोर्सेज नहीं मिल पा रहे हैं, रिसोर्सेज मतलब बार बार लाइट जा रही है, या फिर मैन पावर नहीं आ रही, वो एब्सेंट हो रही है जो जिसको बनाना है प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सब आपको मैनेज करना पड़ता है प्रोजेक्ट मैनेजर को, ठीक है। फ्यूचर में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सॉफ्टवेयर के साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर आती है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट है, शेड्यूल प्रोजेक्ट है, ये सब आप लोगों को पता होगा चीज़ें। Microsoft Office project, it is used for planning, managing and organizing resources for all kinds of projects. Project requires all information about the overall project, the individual task. अब जो अभी मैं बता रही थी ना, हर एक का मुझे क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, किसने क्या काम किया, क्या क्या काम किया, तो वो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। फिर क्रिएट एंड प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट एंड द फिनिश डेट, किस डेट में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी हमें, वो सारी चीज़ें आपको इस स्टेप में आएंगी। क्रिएट माइलस्टोन्स, any major event in a project is marked as a milestone and is used to monitor the project progress. Any task with zero duration is marked as milestone। मतलब कि अब हम क्या करते हैं कि हमने दिनों में बांट दिया कि 5 दिन में कितना काम हुआ, 7 दिन में कितना काम हुआ,
तो ये सारी चीज़ें हमें हर एक एक मूवमेंट की, हर एक एक्टिविटी की क्या करनी पड़ती है, क्या नाम है, मैनेज करना पड़ता है। फिर आपने देखा होगा कि अब ऑफिस में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, जो ऑफिस एप्लीकेशंस होती है, वर्ड प्रोसेसिंग जिसको आजकल हम एमएस वर्ड बोलते हैं। सबने काम किया ही होगा एमएस वर्ड में, किया ही है ना? यस हाँ, मैम। फिर उसमें हेडर भी यूज़ होता है, फुटर का भी यूज़ होता है, पेज नंबर भी आप डालते हैं, टेबल यस। भी बनाते हैं, मर्ज भी करते हैं मेल को। ठीक है, मेल मर्ज का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो मेरे को 10 से ज़्यादा, मतलब कई सारे लोगों को एक साथ भेजनी है, एक जैसा कंटेंट, तो हम मेल मर्ज के थ्रू कर लेते हैं उसको। तो ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आपकी। फिर स्प्रेडशीट का भी यूज़ होता है। स्प्रेडशीट क्या होती है, जिसको आप एक्सेल बोलते हो, ठीक है, एक्सेल जिसको बोलते हो। तो इस पे भी आप लोगों ने काम किया होगा और होपफुली आप लोग शायद प्रैक्टिकल में कर ही रहे होंगे ये सारी चीज़ें। हाँ, कर रहे हैं ना एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल का क्या यूज़ होता है और वर्ड का क्या यूज़ होता है? जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सारा हम एमएस वर्ड में करते हैं, ठीक है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .doc। एक्सटेंशन मतलब जो फाइल का नाम आप सेव करते हो, उसके बाद जो डॉट के बाद जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या है, तो आप कहेंगे .doc। अगर मैं आपसे कहती हूँ एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, आप कहेंगे .xls। जहाँ मेरे को XLS दिख गया, तो मतलब मैं समझ जाऊंगी ये फाइल मेरी किसकी है, एमएस एक्सेल की है। जहाँ मेरे को .doc दिख गया, मैं समझ जाऊंगी मेरी वर्ड की फाइल है। जहाँ मेरे को दिख गया .ppt, मैं समझ जाऊंगी मेरी फाइल पावर पॉइंट की है, ठीक है। फिर डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है आपका? डेटाबेस होता है आपका कलेक्शन ऑफ टेबल्स। और टेबल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। क्या मतलब हुआ इसका, कि जैसे अब डेटाबेस होता है कि मैं किसी स्कूल में काम करती हूँ सपोज, या किसी कंपनी में काम करती हूँ, तो मेरे को अब उसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे, उनका आईडी मेरे को रखना पड़ेगा अपने पास, उन लोगों का नाम मेरे को अपने पास रखना पड़ेगा, उन लोगों का फ़ोन नंबर, एड्रेस, उनका ईमेल आईडी, उनका आधार कार्ड नंबर, उनका डेट ऑफ जॉइनिंग। तो ये सारी की सारी उस एम्प्लॉयज़ की डिटेल मुझे अपने डेटा में रखनी पड़ेगी। तो इसको हम कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को पता हो, जैसे आप लोग डेली उसमें भी यूज़ करते हैं डेटाबेस का, कि आप कोई भी मेल अपनी चेक करते हैं, या अपनी मेल पे आप क्या नाम है, आप अपना ईमेल आईडी डालते हैं, फिर उसके बाद आप पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड जब तक ठीक नहीं डालते या ईमेल आईडी सही नहीं डालते, वो एक्सेस नहीं कर पाते आप। तो इसमें क्या होता है, जो जीमेल का जो डेटाबेस होगा, उसमें आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो वहाँ से आपका उस डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन चेक करता है, जो आपने अपना ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड डाला है, क्या उसके डेटाबेस में वो चीज़ है या नहीं है। अगर है तो वो आपको आगे एक्सेस करने देता है, नहीं तो वो आपको कहता है कि रॉन्ग आईडी या फिर रॉन्ग पासवर्ड, इस तरह से आता है। तो डेटाबेस क्या होता है, जिसमें आपके बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होती हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की, ठीक है। फिर ईमेल पता ही है आपको, मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस फ्रॉम वन कंप्यूटर यूजर टू वन और मोर रेसिपिएंट्स वाया नेटवर्क। ये भी आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये था इसमें। तो यूनिट 2 जो है, सॉरी, जो यूनिट 4 है, आपका मोस्टली प्रैक्टिकल पार्ट है, जो आप कर रहे होंगे प्रैक्टिकल लैब में, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को एक मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ अभी, कोई जाना मत, ठीक है। अभी मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ।